और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। ये कहानी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे सूटकेस के अंदर एक बच्चे की लाश मिली थी, उसकी घटना पर यह पूरी कहानी आधारित है। और इस केस को सुलझाने में पुलिस को करीब 3 महीने के आसपास समय लगा था। ये लाश पुलिस को इसी साल 2017 में 7 जनवरी को मिली थी। इस लाश के मिलने की सूचना सबसे पहले वहीं के एक निवासी ने दी थी, जिसको ये सूटकेस शिवपुरी चौल एक वहाँ पे है उसके सामने पड़ा हुआ दिखाई दिया था। बैग लाल रंग का था और इस लाल रंग के बैग के अंदर ये ट्रॉली बैग था और इस लाल रंग के बैग के अंदर एक लाल साड़ी में लिपटी हुई एक बच्चे की लाश थी, जिसकी उम्र करीब 10 से 12 साल मालूम दे रही थी। इस सूटकेस के अंदर बच्चे की लाश को बहुत ही कायदे से सेट करके रखा गया था। इस तरह से सेट किया गया था कि जैसा लगे कि बैग बिल्कुल ही भरा हुआ है। पुलिस ने देखकर बताया कि बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के आसपास है और जिस आदमी ने सूटकेस खोला था वो बिल्कुल सुबह के टाइम वहीं पे फ्रेश होने जा रहा था। सुबह जब उसने वहीं पे वो बैग पड़ा हुआ देखा तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि इसके अंदर हो सकता कोई काम की चीज़ हो, क्योंकि बैग बिल्कुल भरा हुआ सा भारी सा लग रहा था। और जब उसने खोला तो उसके अंदर बच्चे की लाश दिखी। वो बुरी तरह से घबरा गया और समझदारी का काम उसने ये किया कि उसने तुरंत 100 नंबर डायल किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को भी पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ ही मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। इसके बाद डीसीपी शाहजी उपाम ने बताया कि बच्चे की उम्र करीब 10 से 12 साल के बीच है और बॉडी पर नीले रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की या गहरे नीले रंग की पैंट पहनी हुई थी। देखने में लग रहा था कि बच्चे की हत्या किसी स्कूल में रहकर करी गई है, उसके बाद बॉडी को डंप कर दिया गया। उसकी शर्ट पे मिली गारमेंट नाम का एक टैग था और शरीर पे किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं दिखे। इसका मतलब था कि कोई इंटरनल इंजरी होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई होगी। वारदात को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उपाम के अनुसार बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि रिसेंटली उसकी हत्या करी गई होगी। हो सकता है कि 48 घंटे के अंदर ही उसको मारा गया हो। उस इलाके का कोई भी व्यक्ति इस बच्चे के बारे में नहीं जानता था, तो सवाल ये भी था कि बच्चा कहाँ का है और अगर कहीं किसी और एरिया के है तो इस बच्चे को यहाँ पर हत्या करने के बाद कैसे लाया गया, या फिर उसकी यहाँ पर हत्या करके उसके बाद इसको यहीं पे डंप किया गया। उसको ये रेलवे स्टेशन के एरिया के आसपास ये बॉडी मिली थी, तो क्या इसको ट्रेन से लाया गया या फिर किसी और ट्रांसपोर्ट से लाया गया। अब चूंकि ये लाश रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में मिली थी, तो पुलिस ने ये डिसाइड किया कि ये जब भी वारदात हुई है इसके 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो उनको इकट्ठा किया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए और इनमें इस वारदात को तलाशना शुरू किया जाए। काफ़ी सारे सीसीटीवीज़ की फुटेज छानने के बाद पुलिस को आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज मिली जो उसी स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म की थी, जिस पर एक आदमी दिख रहा था जो कि इसी लाल रंग के बैग को घसीटता हुआ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट यही बंदा था कि ये कौन है जो इस सूटकेस को जिसके अंदर लाश है इसको घसीटता हुआ ले जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो क्लिप को, इस सीसीटीवी की क्लिप को अपने खबरियों को दिखाया और इसकी फ़ोटोज़ बनाकर भी उन लोगों को दी। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पता चला कि ये आदमी एक लोडर का काम करता है, जो कुली के अलावा जो कुछ लोग और जो होते हैं, जो कुली के परिधान में नहीं होते हैं, वेशभूषा में नहीं होते हैं, पर फिर भी लोगों का सामान उठाने का काम करते हैं स्टेशन पे, वो काम ये करता था। ये आदमी इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला था और मुंबई में ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया हुआ था। आखिरकार पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा और इसके पकड़ में आने पर पुलिस को ये कॉन्फिडेंस हुआ कि अब ये केस ख़त्म हो चुका है, ये आदमी पकड़ में आ गया, बस अब ये जानकारी निकालनी है कि ये बच्चा कौन है और इसने इस बच्चे को क्यों मारा और ये लाश को ले जाकर क्यों डंप कर रहा था, क्या करना चाहता था। पुलिस ने इस आदमी को पकड़ तो लिया, बट अब एक प्रॉब्लम और आना शुरू हो गई पुलिस के सामने, जब इस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस हत्या में शामिल नहीं है। हालांकि उसने सूटकेस घसीटा, उसको सूटकेस मिला, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पे ले गया, उसने ले जाके उस चौल के सामने, शिवपुरी चौल के सामने उस सूटकेस को डाला, ये सब उसने किया, मगर वो ये नहीं जानता
कि ये बच्चा कौन है और किसने इसको मारा। उसका भी कहना यही था कि जब उसे उस सुनसान जगह पे स्टेशन पे वो बैग दिखाई दिया तो उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि बैग के अंदर कोई बहुत काम की चीज़ हो, तो अच्छा है कि इसको यहाँ से उठा के किसी सुनसान जगह पे लेकर जाते हैं। हो सकता है इसके अंदर ज्वेलरी हो या रुपए हो, और इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, फिर सामान सारा अपना हो जाएगा। और पुलिस को प्लेटफॉर्म पर सूटकेस ले जाते हुए जो उसके अनुसार वो जो कह रहा था कि जो क्लिप पुलिस को मिली है अंदर है, तो आनंद फानन ने सूटकेस को वहीं चौल के पास छोड़ दिया। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतनी ज़्यादा दहशत में आ गया था कि वो इस लाश को देखने के बाद मुंबई में रह ही नहीं पाया और इंदौर भाग गया। पुलिस ने इस आदमी के ऊपर 3rd डिग्री तक का इस्तेमाल किया, मगर ये यही कहता रहा कि ये हत्या इसने नहीं की है। इसके इस बयान के बाद पुलिस को लगने लगा कि उनके लिए फिर ये एक ब्लाइंड केस हो चुका है। वो फिर एक अंधी गली में पहुंच गया जहाँ पे फिर से इनको ढूंढना पड़ेगा कि ये लाश किसकी है, ये बैग कहाँ से आया, किसने यहाँ पे डाला। इस बीच पुलिस ने उस बैग की कंपनी के बारे में भी पता करना शुरू किया जिस बैग में वो लाश मिली थी। जिस बैग में वो लाश मिली थी उस बैग पे एक कंपनी का टैग लगा हुआ था। कंपनी का नाम था ट्रेवल गो। इस ट्रेवल गो नाम की कंपनी को सबसे पहले पुलिस ने गूगल सर्च इंजन पे ढूंढना शुरू किया कि ये कंपनी कहाँ की है, इसका मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह की जानकारी निकाली इसकी। उसके बाद इस कंपनी पे बात करके इन्होंने इस ब्रांड के डीलर्स को ढूंढा और हर डीलर के पास पुलिस गई। हर डीलर से इन्होंने पूछा कि इन्होंने बैग किस किस को बेचे हैं। हर डीलर और उससे जुड़े हुए हर दुकानदार से पूछताछ की गई, मगर ऐसा कुछ ठोस सबूत अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आ पाया। पुलिस काफ़ी हद तक हताश हो चुकी थी। इसी बीच इन लोगों को एक फ़ोन आया, इन्हीं में से एक डीलर्स का फ़ोन आया जिसने बताया कि वो ये बताना भूल गया था कि कुछ समय पहले उसके पास एक दुकानदार आया था जो कुछ बैग्स ले गया था, और उस दुकानदार ने अब इसको बताया है कि उस बैग को उसकी दुकान से 2 लोग खरीद कर ले गए थे। और जब पुलिस ने उस दुकानदार से जाके पूछताछ की तो उसने पुलिस को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी दी जिसमें 2 लोग थे जो उसी लाल बैग को खरीद के ले गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ आ रहा था कि इन लोगों ने 1400 रुपए में ये लाल रंग का बैग खरीदा था। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 2 लोगों के और बच्चे के करीब 3000 पोस्टर मलाड, कुरार से लेकर पूरे इस मुंबई में लगाना शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में आई हुई दोनों की फोटोज बहुत क्लियर थी, जिनकी वजह से लोगों ने इनको आसानी से पहचान लिया और बताया कि चूड़ियों के उस इलाके में ये लोग एक कंपनी में काम करते हैं। आखिरकार ये लोग पुलिस के पकड़ में आ गए। इन 2 लड़कों का नाम था रणविजय साहनी और दूसरा था इसी का अंकल कृष्णा साहनी। इन दोनों के अलावा पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जो कि इस कत्ल में शामिल थे। पूछताछ के बाद पता चला कि इस बच्चे का नाम रणधीर साहनी है, जो कि बिहार के वैशाली का रहने वाला था और रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई आ गया था। वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी में काम करता था जिसका मालिक शिवनाथ साहनी है, और रणविजय जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था वो शिवनाथ साहनी का लड़का है। पुलिस ने रणविजय और कृष्णा के अलावा शिवनाथ साहनी, उसकी पत्नी रेणु देवी, रिश्तेदार विनय और रामानंद को भी हिरासत में लिया। ये सब लोग कुछ ही साल पहले मुंबई आकर बसे थे। इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया था। इनमें से मुख्य आरोपी रणविजय, जो कि करीब 20 साल की एज का था। इन लोगों ने बताया कि कुछ दिन से रणधीर बीमार चल रहा था, जिसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा था और अक्सर अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता था। और जिस शाम रणधीर को मारा गया उस दिन रणधीर और रणविजय के बीच लड़ाई हुई थी, और लड़ाई बहुत किसी मामूली बात को लेकर हुई थी, जिसके दौरान रणविजय ने रणधीर का मुंह जोर से बंद कर दिया, उसकी सांस को रोक दिया। उसकी सांस रोकने की वजह से उसके ऊपर बेहोशी आने लगी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। रणविजय को लगा कि रणधीर सो गया है, सो वो उसे छोड़कर चला गया, मगर अगली सुबह उसने आकर देखा तो पाया कि रणधीर मर चुका है। उसने तुरंत ये सब अपने पिता और माता को बताया, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस लाश को बिहार ले चलते हैं और ले जाकर उसके घर वालों को दे देंगे।
और बोल देंगे कि रणधीर काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था और जिसके चलते उसकी आखिरकार मृत्यु हो गई। लाश को ले जाने के लिए रणविजय और उसके चाचा कृष्णा ने मार्केट में जाकर इसी बड़े साइज के इसी बैग को, इसी लाल कलर के बैग को खरीदा और प्लान के अनुसार डेड बॉडी को उसमें रख दिया। हत्या करते टाइम जब रणविजय रणधीर की सांस को रोके हुआ था, तब उस पर दबाव पड़ने के कारण रणधीर की पैंट खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लाश को बैग में रखने से पहले इन लोगों ने इसके कपड़े बदले थे। बैग पूरा बिल्कुल भरा हुआ लगे, इसके लिए इसको साड़ी में कायदे से लपेटा गया था। इतना करने के बाद ये 4 लोग कार में बैठे और पीछे 2 लोग कार के पीछे बाइक से चलते रहे। इनका प्लान ये था कि ये लोग रात 8 बजे बिहार के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन पकड़ेंगे। मगर स्टेशन पहुंचकर बैगेज स्कैनर देखने के बाद इन लोगों ने अपना प्लान बदल दिया। इन लोगों को डर था कि स्कैनर में बैग रखने पर तो ये लोग पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि स्कैनर में अंदर रखी हुई लाश साफ साफ दिखाई देगी। इसलिए वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने तय किया कि रणधीर की लाश को यहीं कहीं डंप कर देते हैं। वहीं एक जगह ये लोग बैग छोड़कर वहां से वापस लौट गए और यहीं से इस कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को शुरू में खासी मशक्क़त करनी पड़ी थी। इस पड़े हुए बैग को देखकर वहीं के एक लोडर ने इस बैग को इस इरादे से उठा लिया कि इसके अंदर कोई कीमती सामान होगा, जैसे कि सोने के आभूषण या कैश। इसके चलते उसने इस सूटकेस को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाके खोला, मगर सूटकेस के अंदर लाश थी, जिसको देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि सूटकेस को वहीं कुरार में छोड़कर भाग गया और इस बंदे को बाद में पुलिस ने मानखुर्द से अरेस्ट कर लिया। रणधीर के मरने के बाद इनमें से एक व्यक्ति, इन्हीं 6 लोगों में से एक व्यक्ति बिहार भी गया था, उसके गांव वैशाली में, जहां जाकर उसने रणधीर के माता पिता को 1,20,000 रुपये मुआवजे के तौर पर भी दिए थे। इसने रणधीर के माँ बाप को यह बताया वहां जाकर कि मुंबई में कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से रणधीर काफ़ी दिन से बीमार था और इसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई है। ये 1,20,000 रुपये जो वो दे रहा है इन लोगों को, वो रणधीर की इतने दिनों की कमाई है, जिसको वो लोग रख सकते हैं।